मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बिसात बिछाई जाने लगी है। वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंकने के बाद भाजपा मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। 22 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। सदस्यता अभियान में सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कांग्रेस छोड़कर आने वालों को भाजपा की सदस्यता दिलाने की योजना है। भाजपा का दावा है कि इस अभियान में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। भाजपा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने की हर संभव कोशिश करेगी कि कांग्रेस इस अंचल में काफी कमजोर हो गई है, ताकि उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में एक लहर बनाई जा सके। दूसरी ओर कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है। पार्टी नेता साइलेंट मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की घेराबंदी कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस नेता उनके कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के बंद करने के लिए शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का फोकस वचन पत्र बनाने और सही उम्मीदवारों के चयन पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 27 क्षेत्रों के लिए अलग अलग वचन पत्र के आधार पर मतदाताओं का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। चिंता नहीं करें, वर्चुअल कर ले या एक्चुअल कर ले या कुछ भी कर ले, 27 की 27 सीटें बीजेपी हारेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जनादेश को बेचने वालों को, खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने वालों को छोड़ेगी नहीं, और कांग्रेस पार्टी के जो जनहितैषी कार्य हैं उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। संभावना राजनीतिक हलकों में महसूस की जा रही है। सियासी समीकरणों की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस के पास अभी 89 विधायक हैं। बहुमत के लिए उसे 116 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर कांग्रेस को सत्ता में लौटना है तो 27 में से 27 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जबकि बीजेपी के पास मौजूदा विधायक 107 हैं और सत्ता में बने रहने के लिए उसे केवल 9 सीटों पर जीत की आवश्यकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की स्थिति क्या रहती है। न्यूज़ डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो 27 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, और अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो बीजेपी मैदान में नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस जो है वर्चुअल और मीडिया में नजर आ रही है। तो ये डिफरेंस क्यों है? अगर जिस तरह से स्ट्रैटेजिकली बीजेपी मैदान में नजर आ रही है, नेताओं के बीच में एक दूसरे से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों केवल वर्चुअल संबोधन या वर्चुअल जो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस तरह से और मैदान में नजर नहीं आ रही है? ये क्या है? ये दोनों की स्ट्रैटेजी में अंतर क्यों है? चलिए इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुनील श्रीवास्तव जी, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं। हमारे साथ है रामनिवास रावत जी और हमारे साथ है आशीष अग्रवाल जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। रामनिवास रावत जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं है? आप लोग वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आप लोगों के, मगर हम बात करें तो कमलनाथ जी अपने घर में मीटिंग्स कर रहे हैं। मैदान से आप लोग गायब हैं। और उसके बाद एक समय में कमलनाथ जी ये कहते थे कि हमारी टेलीविजन की सरकार नहीं है, विजन की सरकार है, और आज हम देखें तो आप लोग मीडिया में और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और इसी में आप लोग एकदम अपना कांग्रेस की जो है वो हाइप बना रहे हैं। रामनिवास रावत जी, चलिए आशीष अग्रवाल जी आपसे पूछती हूं,
आशीष अग्रवाल जी, आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे आप? हमने अभी जैसा देखा कि हम बात कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो मैदान में आ गई है। उपचुनाव होने हैं, जल्दी होंगे, प्रस्तावित है शायद अक्टूबर में हो जाएं। मैदान में आप लोग आ गए हैं, वर्चुअल संबोधन भी है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो मैदान से दूर है। कांग्रेस कतई मैदान से दूर नहीं है, कांग्रेस मैदान में है और कांग्रेस गांव-गांव में ग्रामीण स्तर पर है जी। कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल लगा हुआ है पब्लिक के बीच में, पब्लिक से जुड़ा हुआ है जी। हाँ, कांग्रेस का संगठन मजबूत है और कांग्रेस के लोग पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से कांग्रेस को जिताने के काम में लगे हुए हैं। ये कहना कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, कांग्रेस केवल सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पर भी काम चल रहा है और मैदान में भी काम चल रहा है, सभी जगह काम चल रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से केवल अब तैयारी कर रही है और सोच रही है कि अपेक्षा करते हैं कि जल्दी चुनाव की घोषणा हो और चुनाव हो जाए। चुनाव की तैयारी, चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जी जी, आप लोग, कांग्रेस बार बार ये क्लेम कर रही है कि आप लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। आप लोग जिस तरह से अगर हम देखें तो कमलनाथ जी एक के बाद एक चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, कई इश्यूज उठाते हैं, और कांग्रेस जो है सोशल मीडिया पे जो है मुखर है। हर जो भी उसके पॉइंट्स है, जो भी उसको बात कहनी है, वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रही है। मैदान में कहां सक्रियता है? आपके जो सीनियर लीडर्स हैं या कांग्रेस के नेता है, मैदान में तो नजर नहीं आ रहे। मैदान में कार्यकर्ता लगा हुआ है, हमारा कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता सबसे बड़ा लीडर है और बूथ का सबसे बड़ा कार्यकर्ता, बूथ का ही हमारा सबसे बड़ा लीडर होता है। बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय है। जी, आप मान रहे हैं ना कि कार्यकर्ता है और जो बड़े लीडर्स है वो सक्रिय नहीं है मैदान में? आप ही कह रहे हैं कि छोटा कार्यकर्ता है। बड़े लीडर भी सक्रिय हैं। आप लोगों की जानकारी में सभी जगह के सभी लोग प्रभारी बनाए हुए हैं। पूरे हमारी मंडल कमेटियां तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारे पन्ना प्रभारी तक तैयार हैं, हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं और लोग पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं। और रही बात ये स्थिति की, तो आप खुद देख रही हैं, मीडिया ही खुद दिखा रहा है। आप एक तरफ कह रही हैं कि क्या स्थिति है, दूसरी तरफ जो लोग मैदान में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग जो अभी कांग्रेस छोड़कर गए थे, उनके साथ क्या स्थिति हो रही है। जनता का कितना विरोध सहना करना पड़ रहा है, ये आप ही खुद देख लें। जी चलिए, कमलनाथ जी जो है बार बार कहते थे जब आप लोगों का कांग्रेस की सरकार थी कि हम कांग्रेस की सरकार जो है विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं है। और अब जो है आप लोग रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सोशल मीडिया में आप लोग एक्टिव हैं, वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं। तो वर्चुअल संबोधन तो बीजेपी ने प्रारंभ किया है, बीजेपी भी शुरू करती है सोशल मीडिया का। आज राजीव गांधी जी की जयंती भी है। ये जो वर्चुअल रैली सोशल मीडिया के माध्यम से ही बीजेपी वहां तक, सत्ता तक पहुंची है। ये सोशल मीडिया के जनक और इंटरनेट के जनक और इसके जनक, IIT के जनक, टेक्नोलॉजी के जनक हमारे राजीव गांधी जी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस्तेमाल नहीं कर पाई ना, इतने दिनों तक तो इस्तेमाल नहीं कर पाई, क्योंकि कमलनाथ जी ही कहते थे कि हम टेलीविजन की सरकार नहीं है। हाँ, तो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बात सही है कि विजन होना चाहिए। अब आप लोग बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं, आशीष अग्रवाल जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस जो है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया वर्चुअल जो संबोधन है उसमें सीमित है, जहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है मैदान में उतर आई है, बिल्कुल जो है मुस्तैद है। क्या जी आप क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट तौर पे हमें समझना चाहिए कि बीजेपी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम सतत जनसंपर्क में और जनता के समक्ष रहते हैं, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे हम सत्ता में। 15 माह की जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तब कमलनाथ जी की सरकार को AC कमरों से चलाने वाली सरकार के रूप में जाना जाता था। और उस समय भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय VD शर्मा जी, सभी आपको जनता के बीच उतरते हुए नजर आते थे। उस समय भी अगर पाला ओला पड़ता था तो हमारे नेता ही जनता के बीच दिखते थे। एक बात। दूसरा विषय, मैं तो आपकी सहृदयता कहूंगा कि आप कांग्रेस को कम से कम वर्चुअल तो मान रही है। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस ना वर्चुअल है ना एक्चुअल है, कांग्रेस नाकारा है।
जब सत्ता में रहती है तब भी नाकारा होती है और जब विपक्ष में होती है तब भी नाकारा होती है। 15 माह की कमलनाथ सरकार को हम वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारों को छलने के नाम पे जाने जाएगा। इनको किसानों को कर्ज माफी के नाम पे धोखा देने के लिए जाना जाएगा। और जब से इनके हाथ से सत्ता गई, आपने देखा कि कोरोना का इतना बड़ा एक सेवा कार्य करने का इनके पास मौका था, कोई एक नेता, कोई एक कार्यकर्ता इनके बीच गया हो। तो कांग्रेस को तो ये जवाब देना चाहिए कि जब वो जनता के बीच जाएंगे तो वोट किस मुंह से मांगेंगे। 15 माह के जो उनके छुके हुए भत्ते थे उनके शासन के, वो जनता ने अच्छी तरह खाए हैं और जनता समझ गई है कि अब मध्य प्रदेश में अगर विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एक आवश्यकता है। चलिए आशीष अग्रवाल जी, आपको रोकूंगी बीच में। आपने अभी जो आरोप लगाए उसका जवाब हम ले लेंगे रामनिवास रावत जी से। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रामनिवास रावत जी, आपने सुना होगा जिस तरह से आशीष अग्रवाल जी अभी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। क्या कहना, ये तो देखिए हम लोगों ने भी देखा है कि जब कांग्रेस का अभी जब कार्यकाल था उस समय आपकी सरकार जो थी एसी कमरों से चलती थी। हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा के अलावा कहीं और बहुत ज्यादा कहीं और दौरे करते नहीं देखा और वो जो था वल्लभ भवन के अपने कमरे से ही सरकार चलाते थे। और अभी भी अगर हम बात करें आप लोगों की सरकार नहीं है तो भी आपके नेता जो हैं सब जो हैं, कमलनाथ जी जो मीटिंग लेते हैं वो अपने बंगले पे लेते हैं और वहीं पे मीटिंग्स होती रहती। जो मैं बार बार कह रही हूं कि जो बड़े नेता हैं वो सक्रिय नहीं नजर आ रहे हैं मैदान में। देखिए, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं कहना। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों को पार्टी नहीं बनना चाहिए। आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी है। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया और ये कहते हैं कि कांग्रेस नाकारा। इनके कहने से नाकारा नहीं होगी। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है और कांग्रेस ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, तभी ये लोग इतना बोल पा रहे हैं। शायद आजादी नहीं मिली तो एक व्यक्ति बता दो जो भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो। कांग्रेस इस देश के। रावत जी, हम लोग बात कर रहे हैं 27 विधानसभा की जो उपचुनाव होने हैं उसमें हम आजादी की बात कहां करेंगे? वो तो मुद्दा ही नहीं रहेगा ना। आप ये कह रहे हैं नाकारा है कांग्रेस, ना वर्चुअल है ना कांग्रेस एक्चुअल है। कांग्रेस हर गांव में है, कांग्रेस हर गली में है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से मुस्तैद लगा हुआ है। किसानों का 27 लाख किसानों का जय किसान ऋण माफी के तहत कर्ज माफ किया। तीसरे चरण का कर्ज माफ होना था, तब तक सत्ता सरकार चली गई। और गौशालाओं का निर्माण, 1000 गौशालाओं का निर्माण करने का काम किया और कई ऐसे काम किए। पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी देने, साप्ताहिक अवकाश देने का काम किया और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान, प्रदेश के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान और 3% दिए देने का काम किया, जिसको ये इन्होंने रोक दिया है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं था, बल्कि आप पत्रकारों को भी बीमा देने, बीमे की राशि बीमित करने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। वो तो बीमा तो पहले भी था रावत जी, पत्रकारों का बीमा पहले भी था। बढ़ाया था, आप भी जानती हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसके लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया हो। आज ये कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, हर वर्कर ने, आदरणीय राहुल जी ने, प्रियंका जी ने से लेकर के प्रदेश के और देश के हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में गरीब मजदूरों की मदद की। जिस तरह से मजदूर परेशान हुए पूरे देश में, अब बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी कहोगे तो मैंने ही हजारों मजदूर केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और बेंगलोर से बुलवाने का काम मैंने किया। ये सारे काम कोई जरूरी नहीं है कि बताए जाएं, लेकिन लोगों को पता रहते हैं और लोगों की जानकारी में रहते हैं।
हमारे हर कार्यकर्ता जरूर, हमारे नेता भी, बड़े नेता भी जाएंगे। कई सिस्टम बिगड़ा हुआ था, सिस्टम को सुधारने के लिए कमलनाथ जी ने रात दिन काम किया और रात दिन लगे रहे, हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया और किया भी। और चलिए रही पूछ बात लेती हूँ, सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुनील जी, आपने सुना, रामनिवास रावत जी को भी सुना, आशीष अग्रवाल जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों के तर्क अपनी जगह हैं, दोनों के मुद्दे, क्योंकि पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोनों अपने अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस प्रकार से मुद्दा जो हमारा है कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी सिंधिया जी के बीजेपी में आने के बाद से लगातार सक्रिय है। जब 24 उपचुनाव होने थे उस समय से सक्रिय है, अब तो 27 हो गए हैं। और लगातार, चाहे हम मालवे दौरे की बात करें, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मालवा का दौरा भी कर चुके हैं, अब ग्वालियर चंबल जाने वाले हैं और बड़ी संख्या में ग्वालियर चंबल में कांग्रेसी जो हैं वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक फर्क तो जरूर कांग्रेस पे पड़ेगा अगर बड़ी संख्या में ये दिखाया जाता है। हालांकि कांग्रेस जरूर ये कहेगी कि उतना नुकसान नहीं होगा या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, दूसरे तरीके से बुलाए गए कार्यकर्ता हैं। तो लेकिन एक माहौल जरूर बीजेपी बना लेगी इस पूरी कवायद से क्षेत्र में कि ग्वालियर चंबल में, चाहे बड़े नेताओं की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो काफी विश्वसनीय लोग हैं वो भी सिंधिया जी के साथ हैं। तो एक माहौल बनाना जिस प्रकार से चुनाव में महत्वपूर्ण होता है, भाजपा वो बखूबी कर लेगी। अब अगर हम बात करें जिस प्रकार से आपने भी कहा कि वर्चुअल और एक्चुअल, ये बात सही है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री निवास में पहली और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त हुई थी जब कमलनाथ जी इस्तीफा देने गए थे। ना तो पत्रकारों से मेल मुलाकात में उनका इंटरेस्ट था, कई हमारे साथी भी मिलते थे तो उनका साफ कहना रहता था कमलनाथ जी का कि समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्षेत्र प्रदेश के विकास की बात करना चाहता हूं और इंटरव्यू वगैरह देने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं। तो जो विजन है, अगर मध्य प्रदेश सरकार में या कोई भी सरकार हो, जब उसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर जनसंपर्क विभाग है तो उस विभाग का सरकारें इस्तेमाल करती हैं। इस्तेमाल ऐसा नहीं करती हैं कि दुष्प्रचार के लिए। सरकार की क्या जनहितैषी नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं, उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, प्रचार प्रसार के लिए सरकारें इन विभागों का उपयोग करती हैं। लेकिन बिल्कुल तरीके से नकार देना, अगर हम बात मुक्ता जी करें तो जिस प्रकार से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिदिन कांग्रेस कार्यालय में हो रही, जब सरकार थी मंत्रियों को ढूंढना, मंत्रियों तक पहुंचना मुश्किल था। रामनिवास रावत जी को, क्योंकि मैंने देखा है लंबे समय तक विधानसभा में जब रिपोर्टिंग की उस दौरान भी लगातार जब पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, जनता के जुड़े हुए बखूबी सवाल उठाए और कई बार सरकार को इनके सवालों के आगे झुकना भी पड़ा। और कार्यकारी अध्यक्ष जब कांग्रेस के बनाए गए थे कमलनाथ जी के साथ, उस दौरान भी हमने देखा कि ग्वालियर चंबल में कितनी सक्रियता के साथ रामनिवास रावत जी ने काम किया। और जिस प्रकार से रामनिवास रावत जी की अगर हम बात करें तो जनता में पकड़ है, लेकिन और लोगों की अगर हम बात करें, उनकी सक्रियता है, लेकिन और बाकी नेताओं की नहीं है। हम यही तो बात कर रहे हैं। यही वजह है कि रामनिवास रावत जी कह रहे हैं कि बाकी नेताओं पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन बंद कमरे में जैसे कमलनाथ जी पहले कैबिनेट की या दूसरी बैठकें करते थे, उसी पैटर्न पे आज भी उनके बंगलों में बदस्तूर वही 5-7 लोग, चाहे सज्जन वर्मा की बात करें, रोज शाम की होती, लेकिन मीटिंग्स में क्या नतीजा निकल रहा है, क्या रणनीति है, या फिर कैसे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए, इस पर ध्यान नहीं है। हालांकि रामनिवास रावत जी क्षेत्र में अपने सक्रिय हैं, बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, ये हमारी जानकारी में है। केरल और आंध्र प्रदेश जो बताया उन्होंने वो भी हमारी जानकारी में, लेकिन सभी इतने सक्रिय हैं ये भी रामनिवास रावत जी जानते हैं कि कई क्षेत्रों में तो अभी कैंडिडेट को भी ढूंढना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। मुक्ता जी जी, रावत जी आपके पास आऊंगी। अभी जिस तरह से सिंधिया जी का दौरा होने वाला है ग्वालियर चंबल संभाग में और जिस तरह से बीजेपी उसको लेकर उत्साहित है, क्या लगता है कितना फर्क उसमें दिखेगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को उससे कितना नुकसान होगा? कि सुनील जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से माहौल बनाने में सक्रिय है, लेकिन ये बात भी, ये तथ्य भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी माहौल भारतीय जनता पार्टी बना नहीं पा रही। जिस तरह से देखिए, प्रजातांत्रिक देश है, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र की स्थापना की है और संविधान के अंतर्गत ही प्रजातंत्र के माध्यम से चुनाव होते हैं और सरकार चुनी जाती है। और मैं समझता हूं कि काफी लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, माननीय आडवाणी जी ने भी जब देश की आजादी के 60वें वर्ष पे भाषण दिया था हाउस में, तब भी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। और अटल बिहारी वाजपेयी का भी भाषण मैंने हाउस का सुना है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी कि देश में हम लोगों का नैतिक पतन होता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन भी भाषण दिया था कि नैतिकता की सरकार होना चाहिए
और नैतिकता सरकार में बनी रहना चाहिए। प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने आप के लिए नैतिकता आवश्यक की है। बात कर रहे हैं, आशीष अग्रवाल जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है अभी जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है तो नैतिकता का पतन हुआ है मध्य प्रदेश में? देखिए, नैतिकता का तो कांग्रेस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो जिस पार्टी के लिए चंदे का धंधा हो, जिस पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं नेशन फर्स्ट हो, वो नैतिकता का किसको पाठ पढ़ा सकती है? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस बड़ी भ्रमित है। सबसे पहले कांग्रेस ये तय करे कि आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है। 15 माह चली कांग्रेस की जो सरकार थी, जो वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के लिए जानी जाती है, तो उससे कैसे कांग्रेस पीछा छुड़ाएगी? कांग्रेस के पास नेता बचा नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो एक दल है वो नेता आधारित दल है, विचारधारा तो है ही नहीं इनमें। उसके उपरांत कार्यकर्ता, आपने देखा होगा 3 दिन में जो अभी एक सैलाब आएगा इस क्षेत्र में, वो सभी के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो कांग्रेस के पास तो अपने आप को अब दोबारा से ढूंढने का मौका है। कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बात, कांग्रेस अपनी हार की पटकथा पहले से लिखना प्रारंभ कर लेती है। जब चुनाव हारने की व्यवस्था होती है तो कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम पे। तो आपने देखा होगा कोरोना को लेकर तरह तरह के जो बहाने कांग्रेस बना रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस 15 माह चली कमलनाथ सरकार के पापों के बोझ से कभी नहीं उबर सकती, ये कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। पापों के बोझ से उभर नहीं सकती, क्या कहेंगे बहुत शॉर्ट में रामनिवास रावत जी? हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी पहल करे कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएं और चुनाव आयोग को लिखें ये लोग कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस को हार का कतई डर नहीं है, कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएगी। दूसरी बात, मुझे बड़ी आश्चर्य होता है बीजेपी वालों पर कि जो लोग कांग्रेस से गए हैं, 15 महीने की सरकार को भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं, उनमें से 6 मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में 15 महीने रहे थे। और उस समय ये भ्रष्ट थे और अब ये भारतीय जनता पार्टी में जाके ईमानदार हो गए। इस बारे में ये क्या कहेंगे मैं नहीं जानता। इस बारे में ये किस तरह से बोलते हैं, कितने विभागी से बोलते हैं, अब ये तो यही लोग जाने। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस के पास मुद्दा है, कांग्रेस का एक इतिहास है, कांग्रेस का एक चरित्र है। कांग्रेस हमेशा जनतंत्र लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ी है। कांग्रेस जनता के हित के लिए सदैव लड़ी है और कांग्रेस ने बड़े काम किए थे। आप एकदम आत्मविश्वास से लवरेज हैं कि कांग्रेस जो है वो उसका परफॉर्मेंस उपचुनाव में बहुत अच्छा रहेगा। रामनिवास रावत जी आपका और आशीष अग्रवाल जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया और हमसे बातचीत की। देखिए, हम बात कर रहे थे जो मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं, उसमें जो है अभी जो माहौल नजर आ रहा है वो ये है कि बीजेपी जो है मैदान में सक्रिय नजर आ रही, वर्चुअल तो वो सक्रिय है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस में ये डिफरेंस है कि कांग्रेस जो अपने कार्यकाल के समय जो मीडिया को एकदम दरकिनार करके रखती थी, वो आए दिन आजकल रोज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, सोशल मीडिया में मुखर हो रही है और वर्चुअल संबोधन कर रही है, लेकिन मैदान में कहीं ना कहीं उसकी सक्रियता बहुत कम दिख रही है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?